जब भी हम भारत की इकोनॉमिक पावर की बात करते हैं तो दिमाग में कौन से नाम आते हैं? मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम कहें कि एक और शहर है जो शायद इन सब की सुर्खियों से दूर चुपचाप देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत के इसी छिपे हुए आर्थिक पावर हाउस की, पुणे की। सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये नंबर देखिए, 55 अरब डॉलर। ये है पुणे का भारत की जीडीपी में सालाना कंट्रीब्यूशन। जी हाँ, 55 बिलियन डॉलर्स। ये देश की टोटल जीडीपी का करीब करीब 3% है। मतलब कई छोटे देशों की तो पूरी इकोनॉमी भी इतनी नहीं होती। और ये कमाल कर रहा है वो शहर जो ज्यादातर लाइमलाइट में रहता ही नहीं। तो सवाल यही है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? कोई शहर देश की जीडीपी में 3% का इतना बड़ा हिस्सा दे और फिर भी एक तरह से सीक्रेट बना रहे। आखिर कैसे पुणे ने अपनी इस असली ताकत को दुनिया की नजरों से अब तक छिपाए रखा? देखिए, एक तरफ तो है मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु। ये वो कैपिटल सिटीज हैं जो हमेशा इकोनॉमिक हेडलाइंस में छाई रहती हैं। और फिर दूसरी तरफ है पुणे, भारत का सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से सबसे जरूरी नॉन कैपिटल शहर। मतलब एक ऐसा छुपा हुआ हीरो जो पर्दे के पीछे से देश की ग्रोथ को रफ्तार दे रहा है। तो चलिए पुणे की इस कमाल की कहानी का पहला चैप्टर खोलते हैं। और ये कहानी है एक चौंकाने वाले टेक टेकओवर की। देखते हैं कि कैसे ये शहर इंडिया के टॉप आईटी हब्स में से एक बन गया। और ये कोई पुरानी बात नहीं है। अभी हाल ही में पुणे ने एक बहुत बड़ी बाजी मारी है। इसने गुरुग्राम को पीछे छोड़ दिया है और अब ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा आईटी एक्सपोर्ट हब बन गया है। अब इससे आगे सिर्फ बेंगलुरु और हैदराबाद ही हैं। ये ग्रोथ कितनी तेजी से हुई है, इसका अंदाजा आपको इन आंकड़ों से लगेगा। जरा सोचिए, बस 5 साल पहले पुणे का आईटी एक्सपोर्ट था करीब 500 करोड़ रुपए और आज ये आंकड़ा है 15,000 करोड़ रुपए। मतलब सीधी सीधी 30 गुना की छलांग। ये शहर के टेक सेक्टर में हुए एक जबरदस्त विस्फोट को दिखाता है। अब देखिए, ये सफलता रातों रात नहीं मिली। इसकी नींव कई दशक पहले रखी गई थी। कहानी शुरू होती है 1998 से, जब हिंजवाड़ी में इन्फोटेक पार्क का बीज बोया गया। फिर 2000 के दशक में SEZ जैसी सरकारी नीतियों ने इसे खाद पानी दिया और नतीजा 2019 आते आते यहाँ 3200 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो चुका था। पता है, 2013 में एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने क्या खूब बात कही थी। उन्होंने कहा, पुणे बेंगलुरु के लिए वही है जो ऑस्टिन टेक्सास सिलिकॉन वैली के लिए है। मतलब इनोवेशन का एक हॉटबेड, लेकिन रहने के लिए ज्यादा सस्ता। और ये बात आज भी उतनी ही सटीक बैठती है। शायद यही वो सीक्रेट सॉस है जो पुणे को टेक टैलेंट के लिए इतना अट्रैक्टिव बनाता है। तो क्या पुणे की कहानी बस सॉफ्टवेयर और स्टार्टअप्स तक ही सीमित है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जरा शहर की उस असली बुनियाद पर नजर डालते हैं जिसने दशकों से इसकी इकोनॉमी को फौलादी मजबूती दी है, और वो है इसका इंडस्ट्रियल बेस। जरा सोचकर देखिए, 1960s का पुणे, एक शांत खेतीबाड़ी वाला इलाका। फिर एंट्री होती है बजाज ऑटो की। उन्होंने यहाँ अपना पहला प्लांट लगाया और बस यहीं से एक ऐसी इंडस्ट्रियल क्रांति शुरू हुई जिसने पुणे को भारत का डेट्रॉइट बना दिया। और एक बार बजाज ने रास्ता दिखाया तो फिर दुनिया के बड़े बड़े नाम यहाँ आने लगे। टाटा मोटर्स, फॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारत फोर्ज, लिस्ट बहुत लंबी है। और इन कंपनियों ने यहाँ सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं लगाईं, बल्कि एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा कर दिया। ये आंकड़ा देखिए, इंडिया में बनने वाले हर 3 ऑटो कंपोनेंट्स में से एक, जी हाँ, 1/3 पुणे में बनता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत में कहीं भी कोई गाड़ी चल रही हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि उसका कोई ना कोई जरूरी हिस्सा पुणे में ही बना होगा। ये शहर हमारी ऑटोमोटिव सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी है। और कहानी सिर्फ गाड़ियों पर खत्म नहीं होती। पुणे देश की सुरक्षा में भी एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। महाराष्ट्र के लगभग 80 से 90% डिफेंस फोकस्ड MSMEs यानी छोटे और मझोले उद्योग अकेले पुणे में हैं। ये बात पुणे को हमारी मिलिट्री पावर का एक बेहद जरूरी हब बना देती है। लेकिन जैसा हर तेजी से बढ़ते शहर के साथ होता है, इस ग्रोथ की एक कीमत भी है। तो क्या सब कुछ अच्छा ही है? नहीं।
अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो पुणे के भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर सकती हैं। पुणे की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक है इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर। सोचिए, एक शहर को चलाने के लिए 5 अलग-अलग सिविक बॉडीज हैं। इसका मतलब किसी भी एक प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए एक ऐसी ब्यूरोक्रेटिक भूल भुलैया से गुजरना पड़ता है कि डेवलपमेंट की रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती है। और ये धीमी रफ्तार सड़कों पर भी दिखती है। पुणे की सड़कें शहर की ग्रोथ के साथ कदम नहीं मिला पा रही हैं। अगर आप देखें तो एक आइडियल मेट्रो शहर के मुकाबले यहाँ रोड डेंसिटी बहुत कम है, और इसका नतीजा हम सब जानते हैं, घंटों का ट्रैफिक जैम और लंबा ट्रैवल टाइम। इस ग्रोथ का एक और साइड इफेक्ट है आसमान छूती रियल एस्टेट की कीमतें। पुणे का प्रॉपर्टी मार्केट नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा तेजी से भाग रहा है, और इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है, जिसके लिए अपना घर खरीदना अब एक बहुत बड़ा सपना बनता जा रहा है। तो ठीक है, चुनौतियां हैं, लेकिन इन सब के बावजूद पुणे की कहानी में भारत के दूसरे शहरों के लिए सीखने को बहुत कुछ है। एक तरह से ये एक ब्लूप्रिंट है। तो आखिर पुणे के इस सफर से हम क्या सबक ले सकते हैं? देखिए, पुणे मॉडल से 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करो, मतलब सिर्फ एक सेक्टर पर डिपेंड मत रहो। दूसरा, बड़े शहरों का बोझ कम करने के लिए नए ग्रोथ सेंटर बनाओ। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, एजुकेशन और R&D में इन्वेस्ट करो ताकि टैलेंट के लिए कहीं और न देखना पड़े। आखिर में पुणे की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि हर शहर के अंदर अपना भविष्य बदलने की ताकत होती है। बस ज़रूरत है सही विजन की, एक मजबूत प्लान की और सही मौक़ों को पहचानने की। अब एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। ज़रा सोचिए, अपने इलाके में, अपने राज्य में ऐसा कौन सा शहर है जिसमें अगला पुणे बनने का दम है? वो कौन सा छिपा हुआ हीरा है जो बस भारत की अगली ग्रोथ स्टोरी लिखने का इंतजार कर रहा है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।